इस बुक का हर एक चैप्टर अपने आप में खास चैप्टर है। अगर हम पहले 9 चैप्टर को स्किप करके सिर्फ लास्ट के 3 चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये चैप्टर हमारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। बट आखिर ये 3 चैप्टर है कौन से, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है खास। जिम्मेदारियाँ उस पर्सन की तरफ खींची चली आती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकते हैं। जो लोग मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक्चुअल में वह लोग ज़्यादा प्रोग्रेस के दरवाजे खोल रहे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना एक रिस्पॉन्सिबल वाला बिहेवियर है जो हमारी समझ और हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की फीलिंग हमारे एटीट्यूड और हमारे इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन होती है जहाँ हम रहते हैं। जो लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते वे किसी भी काम के लिए पेरेंट्स, टीचर्स या फिर गॉड या फिर लक को दोष देते हैं। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा बिहेवियर बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। पर यह तभी पॉसिबल है जब बच्चों को बचपन से ही आगे का पालन करना सिखाया गया हो। एक 10 साल का बच्चा आइसक्रीम की शॉप पर गया। टेबल पर बैठकर उसने लेडी वेटर से पूछा कि आइसक्रीम कितने की है। उसने कहा 75 रुपीज़ की। बच्चे ने पैसे गिने और फिर से उस लेडी वेटर से पूछा कि ये छोटी वाली आइसक्रीम कितने की है। उसने कहा ये 65 रुपीज़ की है। उसने कहा हाँ मुझे यही चाहिए। उस बॉय ने आइसक्रीम खाई, पैसे पे किए और वहाँ से चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने आई तो जो उसने देखा वह उसके मन को छू गई। उसने देखा कि उस बच्चे ने मेरे लिए 10 रुपये एज अ टिप उस टेबल पर छोड़े हुए थे। अगर हम सब उस छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे के बारे में सोचें तो आप खुद सोचें कि ये दुनिया कितनी हसीन हो सकती है। जो मन में आए वही बोलने पर आदमी को बाद में वो सुनना पड़ता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए अपने शब्द बहुत समझदारी और होशियारी से चूज़ करें। यह भी जाने कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि शब्दों से हमारे एटीट्यूड का पता चलता है। शब्द हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की तबाही भी नहीं पहुंचाती जितने लोगों के कठोर शब्द पहुंचाते हैं। एक बेवकूफ़ बिना सोच समझ कर बोलता है और एक समझदार सोच समझ कर बोलता है। क्रिटिसाइज़ ना करने से मतलब है नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना करना, बट हम किसी के फ़ायदे के लिए नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए क्रिटिसाइज़ करें, पब्लिक में नहीं प्राइवेट में क्रिटिसाइज़ करें। उसे गलतियाँ सुधारने के फ़ायदे बताएं, उसे गलतियाँ ना सुधारने के नुकसान भी बताएं। क्रिटिसाइज़ करते समय अपनी पर्सनल नाराज़गी डिस्कस ना करें, अपनी बात पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट के साथ ख़त्म करें। पूरी नॉलेज ना होने की वजह से हम अक्सर लोगों द्वारा किए गए काम का गलत मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम किसी को फ़ोन करते हैं और वो हमारा फ़ोन पिकअप नहीं करता या फिर करती, तो हमारी सोच उस पर्सन के बारे में तुरंत नेगेटिव हो जाती है। पर हो सकता है उसने कोशिश की हो बट हमारा नंबर ना मिला हो, उसने कोई मैसेज किया हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई और परेशानी आ सकती है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। हमारे लिए बेटर होगा कि इसको हम पॉजिटिव तरीके से सोचें और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। फ्रेंड्स, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको हल्के में बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है। नाउ व्हाई लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी परवाह करते हैं। सुनने से हम सामने वाले पर्सन को इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं। इससे सामने वाला मोटिवेटेड फील करता है और हमारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी करता है। गुड लिसनिंग लोगों को क्लोज ले आता है और हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं बिना इंथुसियाज्म के कुछ भी ग्रेट अचीव नहीं किया गया। इंथुसियाज्म और सक्सेस साथ साथ चलते हैं, बट इंथुसियाज्म पहले नंबर पे है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस, करेज और लॉयल्टी मिलती है। इंथुसियाज्म एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी पर्सन के बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से और उसके हैंडशेक करने के तरीके से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। इंथुसियाज्म एक तरह की हैबिट है जिसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। किसी पर्सन की पूरी कैपेसिटी को डेवलप करने का तरीका है इंथुसियाज्म एंड कॉम्प्लीमेंट। तो जब तक ज़िंदगी है जिंदा दिली के साथ जिएं, मौत आने से पहले ही मुर्दा ना बने। फ्रेंड्स, ये बात बहुत गहरी है क्योंकि इसका मीनिंग बहुत ही डीप है, इसलिए इस पर ज़रूर विचार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। उत्साह एक पर्सन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है और मैं और आप उनमें से एक हो सकते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स कहते हैं एक पर्सन की सबसे डीप डिज़ायर में से एक है तारीफ़ पाने की इच्छा। सच्ची तारीफ़ करना उन बड़े गिफ्ट में से एक है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे वह पर्सन खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है
और यह हमें एक दूसरे के करीब ले आता है। यह एक ग्रेट मोटिवेटर भी हो सकता है। तारीफ़ का असर तभी होता है जब हम उसे कुछ इस तरह करें तो यह साफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि आप मेक श्योर करें कि आप किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ सच्ची होनी चाहिए, यह दिल से निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे हमारी ईमानदारी झलकती है। तारीफ तुरंत करें, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में की गई तारीफ का असर उतना नहीं होता। याद रखें, जो हमारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं वे हमारे पीठ पीछे हमारी भी बुराई करते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि छोटे लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, मिडिल लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं और महान लोग विचारों पर बात करते हैं। गॉसिप करने से किसी पर्सन के कैरेक्टर की बुराई और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाला पर्सन भी उतना ही दोषी होता है जितना कि गप मारने वाला। तो अगली बार जब भी हम गप का मज़ा ले रहे हों तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि क्या इसमें रियलिटी है, क्या यह ज़रूरी है, क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ, क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छा कह रहा हूँ। प्रॉमिस और कमिटमेंट में आखिर क्या डिफरेंस है? प्रॉमिस का मतलब होता है इरादा, बट कमिटमेंट का मतलब है वादा हर हाल में निभाया जाएगा। कमिटमेंट हमारे कैरेक्टर को शो करती है और हमारे बिलीव को बूस्ट करती है। कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम कमिटमेंट निभाएं तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, और कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में रिलेशन कितने अच्छे होंगे। कमिटमेंट के बगैर रिश्ते खोखले होते हैं, यह सिर्फ फैसिलिटीज़ पर डिपेंड होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कमिटमेंट हमारी वैल्यूज़ के साथ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी वैल्यूज़ अच्छी हों। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पेरेंट का वो पार्ट है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम किस तरह अपनी हैबिट को बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ कैसे होती है और कैसे वह एक हैबिट में तब्दील हो जाती है। एरिस्टोटल कहते हैं हम जो काम करते हैं वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। एक्सेलेंस किसी एक काम से नहीं बल्कि उस काम की हैबिट अडॉप्ट करने से आती है। इस बुक की कवर पर लिखा है कि विनर्स कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वह हर काम अलग तरीके से करते हैं। इसका मतलब है विनर्स वो चीज़ें करने की हैबिट अडॉप्ट करते हैं जिन्हें लूज़र अपनी हैबिट नहीं बनाते। सेम चीज़ें ना तो विनर्स को पसंद है और ना ही लूज़र को पसंद है, बट विनर्स इसकी हैबिट अडॉप्ट करते हैं जबकि लूज़र इसको अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, लूज़र को हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, विनर्स को भी हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, बट वे करते हैं। इस तरह वहाँ उनकी हैबिट बन जाती है। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, वह कोई भी चीज़ हो सकती है। इस तरह उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर की हैबिट हो जाती है जो उनके एक्शन से साफ रिफ्लेक्ट होती है। हम सब सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हम हारने के आदी हो चुके हैं। अगर हम सफल लोगों की ज़िंदगी में झांकें तो हम ये पाएंगे कि जिन्हें हम बहुत लक्की कहते हैं वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर सही कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव बिहेवियर उनकी हैबिट बन चुकी है। क्योंकि वह पॉजिटिव बिहेवियर का आदी हो चुका है तो वह हर जगह पॉजिटिव ही करता है, और इसके उल्ट जिसकी नेगेटिव बिहेवियर हैबिट बन चुकी है वह हर जगह नेगेटिव करता है और वो नेगेटिविटी उसके एक्शन में साफ रिफ्लेक्ट होती है। हमने बहुत बार सुना है दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पर यह सच नहीं है। प्रैक्टिस से वह चीज़ परमानेंट हो जाती है जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे फिर वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। कुछ लोग गलतियाँ करते जाते हैं और वह लोग गलतियाँ करने में परफेक्ट हो जाते हैं। आपने लोगों के मुँह से यह बहुत बार सुना होगा कि यह तो सिर्फ एक छोटा झूठ है, जब बड़ा झूठ बोलना होगा ना तब मैं उस टाइम सच बोलूँगा। अगर हम कई बार छोटा झूठ बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो गई है, तो जब बड़ा झूठ बोलने की बारी आएगी तब भी हम झूठ ही बोलेंगे क्योंकि इसमें हम परफेक्ट हो चुके हैं, यह परमानेंट हो चुका है। हमारा 90% बिहेवियर हमारी हैबिट है, हमें सोचना नहीं पड़ता, यह ऑटोमेटिक होता है। किसी हैबिट को बिल्ड करना फसल बिजनेस जैसा है, इसमें समय लगता है। एक हैबिट दूसरी हैबिट को जन्म देती है। इंस्पिरेशन जो हमें कोई चीज़ स्टार्ट करने में हेल्प करती है, मोटिवेशन हमें उस ट्रैक पर बनाए रखने में हेल्प करती है, और हैबिट यह ऑटोमेटिक होती है। बुरे हालातों में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ की प्रैक्टिस की है। हम हैबिट बनाते हैं और हमारी हैबिट हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। सक्सेस की फिलॉसफी है कायम रखें और कंट्रोल रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहें और जो काम नहीं करना चाहिए उसे तब तक टालते रहें जब तक कि टालते रहना आपकी हैबिट ना बन जाए। हमारा मैक्सिमम बिहेवियर हैबिचुअल होता है, यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। हमारा कैरेक्टर हमारी हैबिट्स का मिला जुला रूप होता है। हम जानते हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाला पर्सन अच्छा और बुरे कैरेक्टर वाला पर्सन बुरा माना जाता है। हैबिट्स स्टार्टिंग में तो ईजी लगती हैं, बट बाद में इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। हैबिट्स या तो अनजाने में डेवलप होती है या फिर जानबूझकर। पर अगर हमने सोच समझ कर गुड हैबिट्स अडॉप्ट करने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में हम बुरी हैबिट्स का शिकार बन जाएंगे। कोई भी काम लगातार करने से उसकी हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज़ हो उसको हम कर ही सीखते हैं। ईमानदारी, डिसिप्लिन, करेज,
की प्रैक्टिस करके हम इनको मास्टर कर लेते हैं, और इसकी उल्टी भी उतनी सही है। हमारा एटीट्यूड वैसे ही है जैसे थॉट्स की हमने प्रैक्टिस की है, जो कि हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारी मेंटलिटी इसी तरह बन जाती है और हमें उसी तरह रिस्पॉन्स करती है। अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना मुश्किल है, बट उनके साथ जीना आसान है। वहीं बुरी हैबिट्स को अडॉप्ट करना ईजी है, बट उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। अब जरा सोचिए उस एलिफेंट के बारे में जो सिर्फ अपनी सूंड से ही टन ऑफ वेट उठा सकता है। आखिर उसे कैसे एक पतली रस्सी के साथ बांधकर एक जगह पर बैठने के लिए आदी बनाया जाता है। वे एक छोटे से बेबी एलिफेंट को पकड़ते हैं और मजबूत रस्सी के साथ एक मजबूत पेड़ के साथ बांध देते हैं। वह बेबी एलिफेंट अभी इस लायक नहीं है कि वह उस रस्सी को या फिर उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक सके। वह उस रस्सी को तोड़ने की बहुत बार कोशिश करता है, पर रस्सी और पेड़ दोनों मजबूत हैं उसके मुकाबले। पर वह कोशिश बहुत बार करता है, पर क्योंकि वह बेबी एलिफेंट उन दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब उसे यह रियलाइज़ हो जाता है कि अब वह उससे फ्री नहीं हो पाएगा, तो वह इसका आदी हो जाता है। बड़े होने पर उस हाथी को एक कमज़ोर रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। वह हाथी फ्री हो सकता है, पर वह कहीं नहीं जाता क्योंकि वह उसका आदी हो चुका है। हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, जिस तरह की हम बुक्स पढ़ते हैं, या फिर जिस तरह की हम मूवीज़, टीवी सीरियल देखते हैं, जिस तरह के हम म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर जिस तरह की कंपनी अडॉप्ट करते हैं। अगर हम ड्राइविंग करते समय सेम म्यूज़िक एक हफ्ते तक लगातार सुनते हैं, 8वें दिन भले ही हम म्यूज़िक ना ऑन करें, बट आप ये पाएंगे कि आप वही सेम गाना गुनगुना रहे हैं। सेम काम बार बार करना और डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद करना, ये कहीं ना कहीं पागलपन है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलते आया है। अब यह गीगो प्रिंसिपल क्या है? गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव स्टोर करेंगे तो नेगेटिव ही निकालेंगे, और पॉजिटिव स्टोर करेंगे तो पॉजिटिव निकालेंगे। यानी आवर इनपुट इज इक्वल टू आवर आउटपुट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि क्या सही और क्या गलत है। जो भी हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता है।